बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़ जिन वीडियोस को अपलोड करने का सिलसिला हमारी तरफ से स्टार्ट किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 7th एंड लास्ट वीडियो लेक्चर की सूरत में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज से कबल हमने जो 6 अलग अलग वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसके अंदर बीकॉम पार्ट 1 के तमाम 7 सब्जेक्ट्स और बीकॉम पार्ट 2 के 8 में से 7 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड उनका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है केजू की जानिब से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं। आज के इस लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बीकॉम पार्ट 2 के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर 2 अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, जिनमें पहला सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ और दूसरा सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी इस वीडियो से भरपूर इस्तेफादा हासिल करना चाह रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ से मुताल्लिक़। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ऑडिटिंग का सब्जेक्ट जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर आपके पास 2 अलग अलग सेक्शंस मौजूद हैं। एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सबसे पहले हम सेक्शन ए से रिलेटेड बात करते हैं। सेक्शन ए के अंदर आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग होता क्या है, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से खबर होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करके आपको जाना पड़ेगा। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं और ऑडिटिंग की फील्ड अगर आप इख्तियार करते हैं तो आगे जाके कौन कौन सा स्कोप हो सकता है इस फील्ड के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट की भी कुछ हदूद हैं, ऑडिटिंग करने की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं उससे भी आपको बाखबर होना चाहिए। सेकंड चैप्टर है आपके पास ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग में और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क होता है। इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तहकीकात को और ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के अंदर आपको किस तरह से ऑडिटिंग के तरीक़ेकार क्या होगा और इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार क्या होगा। ऑडिटिंग करने वाला किन मराहिल को फॉलो करते हुए ऑडिटिंग के मरहले से गुजरता है। इसी तरीके से इन्वेस्टिगेटर जो है वो कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखता है कि जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टिगेशन एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करार दी जा सकती है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड चैप्टर है आपके पास क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। अगर आप एक अच्छा ऑडिटर बनना चाह रहे हैं तो ऑडिटर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ अगर आपके ज़ात के अंदर मौजूद होंगी तो लाजमी तौर पर आप एक अच्छे ऑडिटर के तौर पर सामने आ सकते हैं और ऑडिटिंग की फील्ड को भी बतौर प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो आपके पास फोर्थ चैप्टर है उसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको ये बात स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायरार्की होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो आपका दिल चाहे आप कहें, वो चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आपको ऑडिट करना पड़ जाए तो उस ऑडिट करने का तरीक़ाकार क्या होगा और उसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट चीज़ है स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट ऑडिट से क्या मुराद है, आपको क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट का अगर ऑडिट है, जिसको आप गवर्नमेंट ऑडिट कहेंगे, वो कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑडिट से मुराद ये है कि हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लाजमी होता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करेगी, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाएगी, वो बैलेंस शीट बनाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर सिक्योरिटी बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग वगैरह जिसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो तैयार करेगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लाजमी होता है कि वो अपने अकाउंट्स को जो उसने तैयार किए हैं ऑडिट करवाए। और ऑडिट वो किससे करवाएगा, वो ऑडिट करवाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आकर ऑडिट करेगा उनके अकाउंट्स को, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स को, तो तमाम तर तफसीलात उस ऑडिटर को यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, ताकि वो बेहतर से बेहतर अंदाज में उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कर सके। स्टूडेंट्स, जो ऑडिट है वो आपके पास इंटरनल ऑडिट अलग होता है और एक्सटर्नल ऑडिट अलग होता है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो करती क्या हैं, वो करती क्या हैं कि अपना एक्सटर्नल ऑडिट तो उनको लाजमी तौर पे करवाना ही होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट अगर वो करवाएंगे नहीं तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने तैयार किए हैं उसको जब तक कि वो ऑडिटर से यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को वो ऑडिट ना करवा लें तो उनके अकाउंट्स को पब्लिश करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लिहाजा उनके लिए तो लाजमी है।
अच्छी और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या करती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट तो उनको करवाना ही करवाना है। एक्सटर्नल ऑडिट करवाने से कबल वो करती क्या है, वो करती हैं इंटरनल ऑडिटर भी एक रखती हैं। और इंटरनल ऑडिटर एक तरह का उन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एक तरह का एम्प्लॉय होता है, मुलाजिम होता है। मुलाजिम का काम क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करता है। चूंकि वो खुद एक ऑडिटर होता है, चूंकि उसने खुद अकाउंटिंग पढ़ी भी होती है, लिहाजा वो उस अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करता है कि भाई आपको ये चीज़ें आपकी गलत हैं, ये चीज़ों के अंदर आपको दुरुस्तगी कर लेनी चाहिए, फला चीज़ों के अंदर खामी है उसको दुरुस्त कर लें। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा एक्सटर्नल ऑडिटर, तो वो जाहिर सी बात है अकाउंट्स के अंदर जो खराबियाँ और खामियाँ होंगी उनको इन्फॉर्म करेगा। चूँकि ये उसी फील्ड से मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन रखता है, लिहाजा ये इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हवाले से उनको इन्फॉर्म करेगा कि आप अपने अकाउंट को दुरुस्त कर लें। इसका मतलब ये हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल ऑडिटर की मदद से अपने अकाउंट को काफ़ी हद तक ऑलरेडी दुरुस्त करने में कामयाब हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑडिट के बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको स्टडी करना है इन सारी बातों को। उसके बाद है एनुअल और फाइनल ऑडिट। एनुअल यानी कि सालाना, फाइनल यानी कि बिल्कुल आखिर में। एनुअल या फाइनल ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट आपको पता है स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें से एक पार्ट जो है, उनमें से एक जो टुकड़ा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसका हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है टोटल 3 चीज़ें जाती हैं, एसेट्स जाते हैं, लायबिलिटीज़ जाता है और कैपिटल जाता है। एसेट्स आपको पता है एक साइड के ऊपर है और लायबिलिटीज़ और कैपिटल दूसरी साइड के ऊपर है। इसी बैलेंस शीट को स्टूडेंट्स कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या इसी को आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल पोजीशन बोलें या फाइनेंशियल स्टेटस बोलें, दोनों का एक ही मतलब है। और ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त खड़ी हुई कहाँ है, किस जगह स्टैंड कर रही है। और इस बैलेंस शीट का भी जो है वो ऑडिट करवाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद है पार्शल ऑडिट। पार्शल नाम से जाहिर है, पार्शल कहते हैं टुकड़े को, और पार्शल ऑडिट का मतलब होता है कंप्लीट ऑडिट नहीं है, बल्कि किसी पर्टिकुलर हिस्से का अगर आप ऑडिट करवा रहे हैं तो ये कहलाएगा पार्शल ऑडिट। नेक्स्ट है आपके पास इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट से क्या मुराद है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आपने ऑडिट करवा लिया, 3 महीने का करवा लिया, 6 महीने का करवा लिया, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हवाले से आपने ऑडिट करवा लिया। मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती है उसके आपने ऑडिट करवा लिया। यानी कि जितना कहते हैं ना, उर्दू का एक मुहावरा है, गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जितना ज़्यादा आप ऑडिटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करेगी। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझिएगा कि एक टीचर जो कि अपने स्टूडेंट्स की खामियों को इन्फॉर्म कर रहा होता है, बता रहा होता है, अगर स्टूडेंट इस बात को दिलो जान से माने कि मेरा टीचर जो है वो मेरा खैरख्वाह है, मेरा मुखलिस है, तो फिर ऐसी सूरत में स्टूडेंट जो है वो खूब तेज़ी से तरक्की करता है। क्यों? क्योंकि टीचर अच्छी तरह से जानता है कि स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी खामी, बुराई, गलती नज़र आ रही है, उसको वो इन्फॉर्म करता है। और स्टूडेंट अगर उसको दूर करता चला जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसको दूर करता चला जाए, तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। यही चीज़ ऑडिट के हवाले से, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने मुख्तलिफ हवालों से ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑडिट करवाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खामियां, गलतियां, कोताहियां आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो रही होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, जो उसकी प्रोडक्शन है वो बेहतर से बेहतर हो रही होती है। स्टूडेंट, इसी आपका ऑडिटिंग का सेक्शन ए से रिलेटेड जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम शामिल होंगे वो सब आपको पता होना चाहिए। 6th चैप्टर है आपका ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट से रिलेटेड जो वर्किंग पेपर्स होते हैं जिसके अंदर आप एक तरह से नोट्स तैयार करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आप बयान करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि ऑडिटिंग जब की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ऑडिट करना और ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि वो इतना वास्ट उनका सारा काम हो रहा है, इतना बड़े पैमाने पर हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना आसान काम नहीं होगा। तो जो ऑडिटर होगा स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, वो जब ऑडिटिंग कर रहा होगा तो ऑडिटिंग के अंदर वो मुख्तलिफ तरह के सैंपल्स लेता है। आपने स्टैट्स के सब्जेक्ट के अंदर सैम्पलिंग पढ़ा होगा। सैंपल्स लेता है और सैंपल करने के बाद उनकी ऑडिटिंग कर रहा होता है। रैंडम सैंपल होते हैं। रैंडम सैंपल का मतलब होता है फर्ज करें अकाउंट रिसीवेबल का उसको ऑडिट करना है, तो अब अकाउंट रिसीवेबल तो फर्ज करें हज़ारों की तादाद में कस्टमर्स होंगे इनके, तो क्या हज़ारों तादाद में जो कस्टमर्स हैं सबको क्या चेक करने बैठ जाएगा? तो इसके बाद इतना टाइम नहीं है। फिर वो क्या करेगा, रैंडमली मुख्तलिफ अकाउंट रिसीवेबल को उठा लेगा, रैंडमली मुख्तलिफ कस्टमर्स को उठा लेगा और चेक करेगा। और चेक करने के बाद अगर उसको गड़बड़ नज़र आएगी तो फिर वो कह सकता है कि वह बक़िया अकाउंट्स के अंदर भी गड़बड़ है।
और अगर वो रैंडमली उसने अकाउंट्स को उठाया और उसको किसी किस्म की कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई तो इसका मतलब हुआ उसके नज़दीक यानी कि ऑडिटर के नज़दीक अकाउंट रिसीवेबल का पोर्शन कम से कम सही हो जाएगा। फिर इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को और ऑडिट करेगा। इन्वेंट्री का ऑडिट अलग हो रहा है तो पेबल का ऑडिट अलग हो रहा है, तो जनाब अली उसका जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उसका ऑडिट अलग हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ उसका ऑडिट अलग हो रहा है, सप्लाईज है स्टेशनरी उसका ऑडिट अलग हो रहा है। एक एक चीज़ का ऑडिट होगा, याद रखिएगा, एक एक चीज़ का ऑडिट होगा। और एक एक चीज़ का ऑडिट होने के बाद ये बात देखी जाएगी तफसीलात के साथ कि किस जगह किस पोर्शन के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कोई डंडी तो नहीं मार रही, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं कर रही। अगर वो गड़बड़ कर रही होगी तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है कि वो उसके मुताबिक ऑडिट करते हुए बताए कि भाई आपके अंदर फला फला आपके अकाउंट्स में गड़बड़ है, उसको दुरुस्त कर लें। अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स इसी ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन ए में, वो है 7th आपका चैप्टर हो जाएगा एविडेंस इन ऑडिटिंग। एविडेंस कहते हैं शवाहिद को, सबूत को। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ एविडेंस, और एविडेंस जो है वो कितने किस्म के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 कह लीजिए, ऑडिट टेक्निक। ऑडिट के हवाले से कौन सी टेक्निक या कौन सा तरीक़ाकार आप इख्तियार करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट टेक्निक, ऑडिट टेक्निक की अक़साम कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्टार्ट कहाँ से होगा। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टाइम पीरियड कब से होगा, कब से ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट जो है वो शुरू होगा। अपॉइंटमेंट, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर साहब जो तशरीफ ला रहे हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उसका ऑडिट करने के लिए, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीक़ेकार के तहत वजूद में आएगा, उसी ऑडिटर के जो हुकूक हैं, राइट्स हैं, वो क्या क्या हैं, उसी ऑडिटर की ड्यूटीज़ इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, और उसी ऑडिटर की जो लायबिलिटीज़ हैं यानी कि कौन कौन से काम उसको लाजमी तौर पर बरूए कार लाने पड़ेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। स्टूडेंट इसी चैप्टर से रिलेटेड जो 9th चैप्टर है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका नाम है इंटरनल कंट्रोल, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल से क्या मुराद है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली अपने जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी मामलात होते हैं, उनको जो कंट्रोल करती है वो कहलाता है इंटरनल कंट्रोल। और सेकंड पॉइंट है आपके पास फीचर्स एंड के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, वो ये चाहती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव हो जाए, मौसर हो जाए, तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सी खुसूसियात हैं, कौन कौन से एक तरह से गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट कह लें या नेट इनकम कह लें वो गलत कैलकुलेट कर ले, तो गलत कैलकुलेट करने की सूरत में अगर कैलकुलेशन ही आपकी गलत हो गई तो उसके असरात क्या बरामद होंगे। याद रखिएगा प्रॉफिट जो गलत कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं वो दोनों सूरतें हो सकती हैं। दोनों सूरतों का क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं आपका 1 लाख आ रहा है, आपका रिपोर्ट्स के अंदर बता रहा है 10 लाख यानी कि ज़्यादा शो कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट फर्ज करें 50 लाख आ रहा हो और आप जो शो कर रहे हैं कागज़ के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर वो शो कर रहे हैं फर्ज करें 30 लाख। इट मीन्स दैट प्रॉफिट कम अगर आएगा तो वो भी गलत हो जाएगा, प्रॉफिट अगर ओवर स्टेटेड हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। अंडर स्टेटेड की सूरत में आपको महसूस होगा कि यार आप तो बहुत ही बड़ा गरक हो रहा है आपका, कि फ़र्ज़ करें प्रॉफिट अगर आपका 10 लाख का हो रहा है, आप 1 लाख शो कर रहे हैं, 5 लाख शो कर रहे हैं, तो आप तो एक तरह से मायूस हो जाएंगे कि यार हमें तो प्रॉफिट सही तरह जनरेट ही नहीं हो रहा। तो पता चला भाईजान आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन ही गलत की हुई है। तो इसका मतलब है आप मायूसी का शिकार होकर हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद करने के बारे में सोचें। और अच्छा मामला उलट है, फ़र्ज़ करें आपने प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड कर दिया है, तो ऐसी सूरत में आप फिर गलत डिसीजन मेकिंग करेंगे। याद रखिएगा गलत डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट अंडर स्टेटेड की सूरत में भी होता है और प्रॉफिट ओवर स्टेटेड की सूरत में भी होता है। इसलिए क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत मिलेगी तो लाजमी तौर पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो खुद ब खुद गलत हो जाती है। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, सेक्शन ए का लास्ट चैप्टर, वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर जो रिपोर्ट एक शाया करके यानी कि इशू करता है, शाया नहीं कहना चाहिए, जो इशू करता है किसको, कंपनी को, वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है आपके पास क्वालिफाइड रिपोर्ट और एक होता है आपके पास अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ऑडिटर अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से खुश होता है, कहता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क है, दुरुस्त है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में चल रही है, तो फिर ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन को वो जो ऑडिटर है वो जो रिपोर्ट पेश करेगा वो कहलाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड कह रहा हूँ।
और अगर फ़र्ज़ करिए ऑर्गेनाइजेशन की जो कारकर्दगी है वो बहुत ख़राब चल रही है, अकाउंट सही नहीं बनाए हैं, उन्होंने जो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस फॉर बैड डेट की कैलकुलेशन होती है वो गलत सलत की हुई है, प्रॉफिट अंडर या ओवर स्टेटेड किया हुआ है, सारा का सारा काम बेड़ा गर्क हुआ हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर जो उसको रिपोर्ट पेश करेगा कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो करेगा क्वालिफाइड रिपोर्ट। यह मामला उलट होता है, अगर ख़राब आप परफॉर्मेंस देंगे तो रिपोर्ट जो मिलती है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट मिलने का मतलब समझ जाइए कि आप मामला अच्छा नहीं चल रहा है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है तो फिर ऐसी सूरत में जो रिपोर्ट ऑडिटर आपको देगा वो कहलाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मिलने की सूरत में समझें कि आपका हिसाब किताब सही चल रहा है, और अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट मिल जाए तो समझ जाएं कि बेड़ा गर्क है। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझिएगा जैसे अभी कोरोना वायरस की लहर जो है वो फिर एक दफ़ा फिर जो है वो कह लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स का कोरोना वायरस का उसने टेस्ट करवाया और उसका रिज़ल्ट जो है वो फ़र्ज़ करें पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव आने की सूरत में क्या वो बंदा खुश होगा? वो यकीनन खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको ये बात पता होनी चाहिए और पता यकीनन होगी कि पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब है कि उसको कोरोना वायरस हुआ हुआ है, और अगर उसको कोरोना वायरस हुआ हुआ है तो वो उसके लिए ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो इस बात की अलामत है कि मामला गड़बड़ है। मामला अगर उलट हो, उसको कोई कोरोना वरोना लगा हुआ नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो जो हॉस्पिटल है वो उसको कैसी रिपोर्ट देगा? नेगेटिव रिपोर्ट देगा, और नेगेटिव रिपोर्ट मिलने की सूरत में वो बंदा खुश हो जाएगा कि बाबा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट। क्यों? क्योंकि उसको रिपोर्ट जो है मिली वो कैसी मिली? नेगेटिव रिपोर्ट, और नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से वो ये समझ जाएगा उसको कोरोना नहीं लगा हुआ है। तो नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से वो खुश होगा और पॉजिटिव रिपोर्ट की वजह से खुश नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से वो वाली बात समझ में आ रही होगी, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड का क्या फ़र्क है। ये स्टूडेंट्स आपका ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है उसका सेक्शन बी भी मौजूद है, जिसको आप कहते हैं इनकम टैक्स लॉ। और इनकम टैक्स लॉ में आपको जो पॉइंट्स पढ़ने हैं वो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। नंबर 1 आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स लॉ से मुराद क्या है। सेकेंड है इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़, कौन कौन से अरबाब इख्तियार हैं जिनको इनकम टैक्स कलेक्ट करने का इख्तियार हासिल है। इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल OR और टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम अगर आपको निकालनी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या टोटल इनकम निकालनी हो, तो फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंप्यूटेशन का तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि मुख्तलिफ सालों के अंदर जो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है उसके जो मुख्तलिफ हवालों से जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, कैलकुलेशन का अंदाज़ बदल जाता है। इसी वजह से हर साल आपको कुछ ना कुछ नई तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, और वो तब्दीलियों को अगर आप अपने सवाल के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। एंड टैक्स पेबल ऑफ एन इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन की जो इनकम होती है उसके ऊपर कितना उसको टैक्स पे करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिविजुअल रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद से एक इंडिविजुअल को जो आमदनी हासिल हो रही होती है, और वो आमदनी कौन सी आमदनी है? रेंटल इनकम है, यानी कि रेंट की सूरत में जो आमदनी हासिल हो रही होती है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन में उसका क्या किरदार होगा। स्टूडेंट्स, हमने आपको तफसील से ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड जो रिड्यूस सिलेबस है जो 2021 के कराची यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आने वाला है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी, वो हमने आपको तफसील से इन्फॉर्म किया है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर जितने पॉइंट्स, जितने टॉपिक्स, जितने चैप्टर्स मौजूद हैं, आप तमाम के तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, बशर्ते कि आपने ऑडिटिंग या इनकम टैक्स का पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है एज एन ऑप्शनल पेपर। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं ऑप्शनल के तौर पर, तो जाहिर सी बात है ये हमारी इस वीडियो का इस हिस्से से आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि आप हमारे अगले हिस्से से फ़ायदा उठाएंगे जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बीकॉम पार्ट 2 के एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ा हुआ है उनके लिए यकीनी तौर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर बीकॉम पार्ट 2 में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो सेकेंड ईयर कॉमर्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस का सब्जेक्ट मौजूद है, सेम वही सब्जेक्ट बीकॉम पार्ट 2 में भी आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको इख्तियार कर सकते हैं, और आपको फ़ायदा सिर्फ ये पहुंचेगा कि थोड़ा सा आपको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट इख्तियार करते हुए एक सब्जेक्ट आपका बीकॉम पार्ट 2 का निमट जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ पढ़नी है, स्टडी करनी है, वो है जनाब अली बैंकिंग की डेफिनेशन, कि बैंकिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो उससे मुराद क्या है। तो याद रखिएगा, कोई सा भी बैंक हो, जिसके कमर्शियल बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो कमर्शियल बैंक बेसिकली 2 बुनियादी काम कर रहा होता है।
नंबर 1 काम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और नंबर 2 काम क्या है एडवांसिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ कस्टमर जिनके पास पैसा मौजूद हो वो बैंक के पास पहुंचते हैं और अपना पैसा बैंक के पास जमा करवा देते हैं, इसलिए क्योंकि बैंक जो है वो एक रिलायबल यानी कि काबिल भरोसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा इदारा जिसके पास आप अपने पैसे को जमा पूंजी को जमा करवा सकते हैं इस भरोसे के तहत कि वो आपके पैसे को खुर्द बुर्द बिल्कुल नहीं करेगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपका पैसा लौटा देगा। लिहाजा बैंक को आप कहते हैं कि एक रिलायबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है कि जो कि आपका जो पैसा है वो अपने पास जमा करके रखता है, लिहाजा इसका नाम क्या पड़ गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और दूसरा हिस्सा क्या है एडवांसिंग लोन्स के बाद अफराद ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, वो बैंक के पास पहुंचते हैं कर्जा लेने के लिए, तो बैंक क्या करता है उनको लोन्स यानी कि कर्जे फराहम कर देता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिन लोगों को बैंक जो है वो लोन फराहम करता है उनसे बैंक इंटरेस्ट हासिल करता है और जिन लोगों का पैसा बैंक अपने पास रखता है उन लोगों को बैंक इंटरेस्ट यानी कि सूद देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पार्टी को बैंक जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है यानी कि सूद दे रहा है और दूसरी पार्टी से सूद जो है वो ले रहा है, तो फिर स्टूडेंट का दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर फिर ऐसी सूरत में बैंक का अपना फ़ायदा क्या है और बैंक किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। तो उसका जवाब बहुत आसान सा है कि बैंक फ़र्ज़ करें आपको सूद के पैसे आपको दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपने बैंक के पास पैसा रखवाया है, तो ऐसी सूरत में बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा जिस इंटरेस्ट के तहत बैंक आपको सूद दे रहा है वो इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली क्या होगा कम होगा। और अगर फ़र्ज़ करिए आपने पैसा बैंक से कर्जा लिया है तो बैंक उसके ऊपर आपसे सूद लेगा और अगर जो आपसे सूद लेगा उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और जो इंटरेस्ट रेट बैंक का ज़्यादा होगा उस इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में कि जब बैंक के पास पैसा रखवाया जाए और बैंक वाले सूद देंगे तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो याद रखिएगा वो बैंक की कमाई हो जाती है या बैंक का एक तरह से प्रॉफिट हो जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है जो हमने अभी आपको मोटी मोटी बताई, आपको अहम बात बताई। उसके अलावा है काइंड्स ऑफ बैंक्स, बैंक की इक़साम कौन कौन सी हैं, कितने तरह के बैंक्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के बैंक्स क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है इसके बाद आ रहा है इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उन तमाम के तमाम कमर्शियल बैंक्स के हवाले से आपको बताना है कि उनकी अहमियत क्या है, उनका किरदार क्या है और साथ साथ आपको ये भी बताना है उनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस का मतलब होता है वो काम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कहा जाता है कि वो दरअसल बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसका एक तरह से हार्ट है, हार्ट माने दिल। और याद रखिएगा दिल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि दिल अगर एक मरतबा भी गलती से धड़कना भूल जाए तो याद रखिएगा इंसान बहुत जल्द कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो मर सकता है, फौत हो सकता है अगर कमर्शियल बैंक्स काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक को कहा जाता है कि ये हार्ट है किस चीज़ का, पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको ये बात इसी चैप्टर के अंदर पढ़नी है सोर्सेज ऑफ फंड्स। फंड्स यानी कि पैसा जो है वो कहाँ से आएगा, इन बैंकों के पास पैसा जनरेट कहाँ से होता है, किस जगह से पैसा लेकर आते हैं, यानी कि इनका सोर्स क्या है पैसे को हासिल करने का। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ करंट, सेविंग एंड फिक्स्ड अकाउंट्स। ये मुख्तलिफ तरह के अकाउंट्स के इन्होंने नाम बताए, या तो वो अकाउंट करंट अकाउंट है या फिर वो अकाउंट सेविंग अकाउंट है या फिर वो अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट है। तो इन तीन अलग अलग अकाउंट्स के हवाले से आपको पढ़ना पड़ेगा उनकी खुसूसियात क्या हैं यानी कि उनके फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट चीज़ है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसकी भी तफसीलात आपको पता होनी चाहिए। ये तो हो गया पूरा चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। सेकंड चैप्टर है आपके पास बैंक लोन्स एडवांसेस। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 आपको लोन्स पढ़ना है यानी कि कर्ज़ों के हवाले से पढ़ना है। कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से आपने कर्जा ले लिया, जितना पैसा आपके अकाउंट में मौजूद है उससे ज़्यादा पैसा आपने बैंक से निकलवा लिया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल्स जो हैं वो डिस्काउंट हो रहे हैं। लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, नोट्स जो हैं वो आपके पास, लोन जो है इनके कर्जे जो हैं वो एट कॉल, उसमें क्या आ जाए फ़र्क, और शॉर्ट नोटिस के ऊपर अगर आप कर्जे ले रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा। इसके अलावा है लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको शॉर्ट में कहा जाता है LC। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन खोलेगा, किस तरह से खोलेगा, कहाँ खोला जाएगा, बैंक इस हवाले से क्या क्या उसमें जो है सहूलत फराहम कर रहा है, कस्टमर को क्या सहूलत फराहम की जा रही है, सप्लायर को क्या सहूलत फराहम की जा रही है, ये सारी तफसीलात आ जाएंगी लेटर ऑफ क्रेडिट में। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ गिरवी रखवा कर आपने कर्जा ले लिया,
तो इस हवाले से आपकी तफसीलात आ जाएंगी। मॉर्गेज याद रखिएगा एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, एक तवील अरसे की लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग माने कर्जा देना जो हो रहा है, या कर्ज देने का जो अमल है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, या उसके उसूल और ज़वाबित क्या क्या होंगे। थर्ड चैप्टर जो है आपका इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर मुल्क का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको शॉर्ट में SBP कहा जाता है। SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? हमारे शहर कराची में है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स होता क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में तमाम के तमाम कमर्शियल बैंक, तमाम के तमाम बैंक जो हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कहता है, जो उसूल और ज़वाबित बनाता है, जो पॉलिसीज़ बनाता है, जो ऑर्डर्स जारी करता है, वो तमाम के तमाम बैंक्स को फॉलो करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक तरह से इन तमाम बैंकों का सरपरस्त भी है, और आसान अल्फाज में आप इनको कह सकते हैं कि इन तमाम बैंकों का अब्बा जान है। तो जाहिर सी बात है, जब अब्बा जान अपने औलाद को कोई बात कहते हैं तो एक अच्छी औलाद अपने बाप का कहना मानती है। सेम यही तरीक़ाकार है कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपने बाप का कहना हर हाल में मानते हैं, क्योंकि बहरहाल बाप जो है वो बाप होता है। समझाने के लिए मिसाल मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट, जो सेंट्रल बैंकिंग के हवाले से पॉइंट आ रहा है वो क्या क्या है? सबसे पहले आपको नेचर पता होना चाहिए सेंट्रल बैंकिंग के हवाले से, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, एंड फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के काम क्या हैं, सेंट्रल बैंक क्या क्या ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा है, कौन कौन से काम सर अंजाम दे रहा है, कौन कौन से उसके फ़राइज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रेडिट कंट्रोल के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीक़ेकार राइज हैं कि जिन तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए क्रेडिट कंट्रोल यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है किस चीज़ के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। सब्जेक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बैंकिंग एंड फाइनेंस। लिहाजा कुछ चीज़ें बैंकिंग की वो आपके पेपर में आएंगी और कुछ चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड आएंगी। तो अब जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर का नाम ही है फाइनेंस। फाइनेंस में सबसे पहले आ जाएगा डेफिनेशन, काइंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की अहमियत क्या है और आपको फाइनेंस के हवाले से बताना पड़ेगा उसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स, बिजनेस के जो फंड्स होते हैं, बिजनेस का जो पैसा होता है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। सोर्सेज का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि वो पैसा कहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से वजूद में ला सकते हैं, जो कि बिजनेस फंड कहलाएगा। क्रेडिटर्स फंड्स में क्या फ़र्क है और बिजनेस फंड में क्या फ़र्क है? क्रेडिटर्स फंड का मतलब वो फंड जो कि क्रेडिटर्स आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इसके अलावा ओनर्स फंड्स में कौन कौन से पॉइंट शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपको नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात क्या क्या है वो भी पढ़नी पड़ेंगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात, ये दोनों के दोनों आपको पढ़ने हैं। शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट का मतलब होता है मुख्तसर, इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियानी मुद्दत के, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है तवील मुद्दत के जो फाइनेंस हैं उसके हवाले से आपको तफसीलात पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट जो आपको पढ़ना है इसी बैंकिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट में, उसका नाम है इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि इस्लामी तौर पर कौन कौन से तरीक़ेकार राइज हैं फाइनेंसिंग के, इनके पैसे को एक तरह से जनरेट करने के। नंबर 1 आ जाएगा कंज्यूमर फाइनेंस, उसके अलावा आ जाएगा मुशारिका, उसके अलावा आ जाएगा बिलसलाम, फिर आ जाएगा आपके पास लीजिंग, फिर है आपके पास हायर परचेज, फिर है आपके पास इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इसके अलावा है मुशारिका, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मुदारिबा। स्टूडेंट जितने मैंने नाम लिए ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं, तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं उसकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। किस किस तरीक़ेकार के तहत, क्या तरीक़ा, किस किस नाम के तहत, यानी कि किस किस जो पर्टिकुलर मैंने नाम लिए कौन कौन सा तरीक़ेकार फॉलो किया जाता है फाइनेंस को जनरेट करने का, जो कि सारे के सारे इस्लामिक मोड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके इसी सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल में सबसे पहली चीज़ आ जाएगी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसकी अहमियत यानी कि इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, काइंड्स यानी कि अक़साम पता होने चाहिए, फैक्टर्स गवर्निंग द वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से अवामिल हैं जो कि एक तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं या जिनके तहत वर्किंग कैपिटल को आपको सारा कैलकुलेट करना है, एंड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के सोर्स यानी कि वर्किंग कैपिटल के ज़राए क्या क्या होंगे। स्टूडेंट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड जितना मटेरियल हम हासिल कर सकते थे मुख्तलिफ़ जगहों से, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिलेटेड आपके खातिर वीडियोस अपलोड किए हैं और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं,
और हमने कोशिश ये की है कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को हम कवर कर सकें। स्टूडेंट्स, अब आपका काम ये है कि इस रिड्यूस सिलेबस से भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर इन्फॉर्म कर चुका हूं कि इस वक्त आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इसी अटेम्प्ट 2021 के अंदर तमाम के तमाम रेगुलर और तमाम के तमाम जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने पेपर्स पास कर लें। इसलिए क्योंकि जब आपको रिड्यूस सिलेबस के तहत पेपर आपका लिया जाएगा, इट मीन्स दैट आपके पास 100% सिलेबस कवर नहीं हो रहा, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है इसी अटेम्प्ट में पेपर पास करने का। और जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची यूनिवर्सिटी ने 22 मार्च से होने वाले जो पेपर्स हैं उसको भी पोस्टपोन करने के हवाले से खबरें सामने आई हैं, तो आपको एक और उम्दा और नादिर मौका मिल गया है अपने पेपर्स की तैयारी करने का। स्टूडेंट्स, उम्मीद है हमारी इस वीडियो लेक्चर को आप यकीनन पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा। हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर मौजूद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। लाइक और कमेंट करना तो किसी सूरत में नहीं भूलिएगा ताकि हमें आपके ख्यालात से आगाही हासिल हो सके। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने टीचर सर अली अहमद को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम।